भारत से सुन ले आजादी, मोदी तू सुन ले आजादी, नौकरियां सुन ले आजादी। कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल रहता है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज का बिंदास बोल हम एक विशेष आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि जेएनयू के देशद्रोही जिन ने फिर सर उठाया है और सुकमा में जो जवान हुतात्मा हुए, देश के लिए बलिदान दिया, उनको नमन करने के लिए जो कार्यक्रम जेएनयू में किया गया था, वो करने वाले प्रोफेसर के गाड़ी पर हमला हुआ। इसका मतलब अब जेएनयू में देशभक्ति के नारे लगाना भी बैन है और ऐसा करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने तक की स्थिति आ गई है। देश के पैसों से पलने वाला ये सांपों का समूह जो इस जेएनयू में रहता है, उन सफेदों को सजा देने की समय आई है और इसलिए आज देश में बिंदास बोलने की जरूरत है। पहले मुद्दे पे नजर डालते हैं। जेएनयू में एक बार फिर देश विरोध की आवाज सुनाई दी है। जेएनयू में शहीदों को नमन करने पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देने वालों के घरों और गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। जी हां, एक बार फिर जेएनयू में शहीदों का अपमान हो रहा है। वैसे तो जेएनयू में देश विरोध कोई नया नहीं है, लेकिन अब तो शहीदों को याद करने वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। जेएनयू में पहले भी देश विरोधी नारे लगते रहे हैं। कितने अफजल मारोगे, घर में अफजल रहता है, अफजल लिखेगा। भारत को तोड़ने की शपथ लेते हैं जेएनयू में कुछ लोग। आतंकियों का खुलेआम समर्थन होता है। कितने अफजल मारोगे, घर में अफजल रहता है, अफजल लिखेगा। कितने अफजल मारोगे, घर में अफजल रहता है, अफजल लिखेगा। यही नहीं, इन देश विरोधियों के समर्थन में देश के कई नेता खुलकर आते हैं। राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे नेता जेएनयू में जाकर देश विरोधियों के लिए सभा करते हैं। ऐसे में देश विरोधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। आतंकी अफजल के समर्थक खुलेआम देश और संविधान को चुनौती देते हैं जेएनयू में। आजादी, भारत से सुन ले आजादी, मोदी तू सुन ले आजादी, नौकरियां सुन ले आजादी। कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल रहता है। वहीं अगर कोई भारत के पक्ष में या सेना के जवानों को नमन भी करता है तो उसे परेशान किया जाता है। दरअसल जेएनयू के प्रोफेसर बुद्धा सिंह ने सुकमा शहीदों के सम्मान में सभा आयोजित की थी। उनकी सभा में कई पूर्व सैनिक आए थे। ऐसे में जेएनयू के तथाकथित देश विरोधियों को सेना को श्रद्धांजलि देना नागवार गुजरा। प्रोफेसर बुद्धा सिंह के घर पर पत्थर फेंके गए, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया। जेएनयू के इस आतंक से जेएनयू का हर राष्ट्रवादी छात्र और प्रोफेसर परेशान है। अब तक कोई भी इन देश विरोधियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाता था, लेकिन कुछ दिन से राष्ट्रवादी लोग आवाज उठाने लगे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या राष्ट्रवादी और देश प्रेमी लोगों को जेएनयू में जगह मिलेगी। ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर जिन पर ये हमला हुआ है, जिन पर ये अटैक हुआ है, जिनको ये धमकी दी गई है, जिनके शहादत के नमन को बैन करने की बात कही गई है, वही डॉक्टर बुद्धा सिंह हमारे साथ है। उनकी पत्नी भी उनके साथ जुड़ी है। आपका स्वागत है बिंदास बोल में। जरा हिंदुस्तान को बताइए कि इस देश में शहादत के नमन को, हुतात्माओं को प्रणाम करने को भी अब जेएनयू में कैसा विरोध हो रहा है? बुद्धा सिंह जी। अभी क्वेश्चन मत कीजिए। चलिए, 2 मिनट वेट कीजिए सर। चलिए, शायद तकनीकी कारणों से अभी हम कनेक्टेड नहीं है। उनके पास जाएंगे हमारे साथ। बाकी जो अतिथि है उनका परिचय आपको करवा देता हूं कि हमारे साथ परमवीर चक्र विजेता टीपीएस त्यागी जी है। त्यागी जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। हमारे साथ एबीवीपी के नेता सौरभ शर्मा भी है। आप दोनों का स्वागत है।
और हमारे साथ में डॉक्टर बुद्धा सिंह भी परिवार के साथ जुड़ रहे, क्योंकि उनके परिवार पर अटैक है, उस कैंपस में वो रहते हैं और जिस प्रकार का ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उससे स्वाभाविक उनके यहाँ ये दहशत का माहौल होना स्वाभाविक है। हम सौरभ से इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि ये मामला एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। सौरभ, क्या जेएनयू के अंदर के सफोलों का दंश अभी भी कम नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, अभी भी कम नहीं हुआ है। 9 फरवरी के बाद जिस तरीके से उस कैंपस में देश विरोधी नारे लगाए गए थे और अभी तक चाहे वो पुलिस हो और चाहे गृह मंत्रालय हो, कोई भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। आज वो सपोले हर जगह घूम रहे हैं। यही सपोलों के कारण आज हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं, चाहे वो सुकमा में हो चाहे कुपवाड़ा में हो, इनकी लगातार एक मिली भगत रहती है। अब यह सीधे तौर से साफ हो गया है। जिस तरीके से 28 अप्रैल को हम लोगों ने एक श्रद्धांजलि सभा का वहाँ पे आयोजन किया, वहाँ पे तमाम छात्र आए, प्रोफेसर्स आए, उसके साथ साथ वहाँ के जो कर्मचारी आए, वो सब लोगों ने हमारे जो जवान जो शहीद हुए थे उनके शहादत को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि किया। यह पूरा हमारे जो वामपंथी वहाँ के जो छात्र हैं उनको देखा नहीं गया। जो वामपंथी प्रोफेसर है, कोई एक वामपंथी प्रोफेसर उस श्रद्धांजलि सभा में नहीं आया, जो कि साफ तौर से जाहिर होता है कि ये वामपंथी, चाहे वो नक्सली हो चाहे आतंकवादी हो, सबसे इनकी मिलीजुली भगत होती है। और ये कभी भी नाम भले अलग अलग लग रहे लेकिन सारे एक है। टीपीएस त्यागी जी, भारत माता का सुपुत्र जवान जब सीमा पर या नक्सली जैसे हमलों में लड़ने के लिए जाता है तो अपने पत्नी का सिंदूर मां के चरणों में अर्पित करता है खून के रूप में, और उसको नमन में ही अगर विरोध होगा तो ऐसे देश में लाल आतंक को लाल खून में तब्दील करके नष्ट करने का भी तो संकल्प लेना होगा। बहुत आवश्यक है ये संकल्प लेना, क्योंकि प्रोफेसर बुद्धा के ऊपर जिन लोगों ने प्रहार किया या पत्थर मारे या उनको नुकसान पहुंचाया, वो संख्या में 4 नहीं थे, वो 400 के करीब थे। और अगर 400 के करीब थे, इसका मतलब कि जेएनयू का एक अच्छा खासा वर्ग था। और एक जेएनयू की एक अलग बात ये नज़र आती है कि वहाँ अगर 150 आदमी जाते हैं तो उसमें 50 प्रोफेसर जाते हैं, और एक प्रोफेसर हजारों लोगों को मोटिवेट कर सकता है। उस 8000 के जेएनयू में अगर 200 प्रोफेसर जो 25-25 साल से वहाँ टिके हुए हैं और जो लेफ्टिस्ट पार्टी के हैं, वो लोगों को मोटिवेट करेंगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन सर, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब इस जेएनयू का जन्म किया गया था तो उस समय उद्देश्य थे राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इनमें से कौन सा ऐसा उद्देश्य है जिसकी पूर्ति हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले लोगों के खिलाफ पत्थर फेंक के कर रहे हैं? ये तो भटक गए हैं सर। मैं एक बात बताना चाहता हूं, दरअसल ये भटक नहीं गए हैं, इन्होंने गलत राह चुनी है। जो राह देशद्रोह की राह है ये चुनी है। ये चुनने के लिए कई लोगों का दिमाग भ्रमित भले किया हो, लेकिन कई लोगों को इसके पैसे मिलते हैं और उस पैसे के लिए भी ये होता है। इसका जड़ ही गलत है। दरअसल में 60 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपनी सरकार बचाने के लिए लेफ्टिस्ट का सहयोग लेना पड़ा था, और लेफ्टिस्ट ने उसके एवज में शैक्षणिक संस्थाओं के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। क्या कमाल की बात है कि आज दिल्ली में लेफ्टिस्ट पार्टी का एक भी काउंसलर या एक भी सभासद नहीं है, लेकिन जेएनयू के अंदर उनका पूरा कब्जा है। जेएनयू में जितने नारे लगाने वाले उतने वोट भी उनको दिल्ली में नहीं मिले हैं। बिल्कुल ठीक है। पूरे उत्तर प्रदेश में मिलके उनको 90 वोट मिले और उम्मीदवार 60 खड़े किए थे। ये तो उनकी स्थिति है विचारधारा की, राजनीतिक जमीन की। लेकिन देश के मीडिया के कैमरों को अटेंशन देने में, देश के शत्रु राष्ट्रों को एक मसाला देने में और देशद्रोहियों को समर्थन देने में यह कैंपस आगे रहा है, और इसलिए लगातार पिछले साल भर से 1.5 साल से इसके खबरों को हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर बुद्धा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बुद्धा, हम आपसे सुनना चाहेंगे पूरा वाकया। हाँ, यहाँ पे जो जेएनयू में पहली बार जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, इस सभा में भारी संख्या में लोग आए। इस सभा के माध्यम से हम ये अपने भारत की आर्मी को ये दिखाना चाहते थे और उन शहीद परिवार जिनके
बेटा शहीद हुआ है, जिनका भाई शहीद हुआ है, जिनका पिता शहीद हुआ है, जिन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर से साया हट गया है, जिनके आंखों के आंसू अभी सूखे भी नहीं है। उनको ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ जेएनयू में भी ऐसे लोग हैं जो आपके शहादत को, आपके दुख में आपके साथ हैं। हम लोग उनकी संवेदना को समझते हैं और हम अपनी इंडियन आर्मी के साथ हैं। हमने जो स्थान चुना था श्रद्धांजलि के लिए, वो स्थान की एक हिस्ट्री है। उस स्थान की ये हिस्ट्री है कि ये वही स्थान है जहाँ पे 9 फरवरी की शर्मनाक घटना हुई थी। इस घटना में सभी को, पूरे देश को पता है कि यहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह बंदूक की दम पे लेंगे आजादी। और इसके अलावा जितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। और अफजल गुरु को यहाँ पे शहीद बताने की कोशिश की जा रही थी। केरल मांगे आजादी, आसाम मांगे आजादी। तो यहाँ से जेएनयू को एक बदनाम करने की जो प्रक्रिया चालू हुई थी, तो इस स्थान को हमने चुना कि जिससे हमारे देश के जो जवान हैं, हमारी जो इंडियन आर्मी है, उसका एक मोरल सपोर्ट मिले। और एक, क्योंकि वो जब बॉर्डर पे या कहीं भी शहीद होते हैं या जहाँ पे ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो वो किसी एक विचारधारा के लोगों के लिए नहीं कर रहे होते हैं। इस देश में रहने वाले, पनपने वाली सभी विचारधारा के लोगों के लिए होते हैं। और ये हमको समझने की जरूरत है। इस जो शहीद हुआ है, वो जो ड्यूटी कर रहा है, वो कभी ये नहीं सोचता है कि कौन से विचारधारा के लोगों की हमको रक्षा करना है या नहीं करना है। वो पूरे देश का शहीद है। तो इसमें सभी विचारधारा के लोगों को आना चाहिए, संवेदना व्यक्त करना चाहिए और उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग जो है शहीदों को श्रद्धांजलि देने में, और जो जिनके परिवार के लोग हैं, अगर वो देख रहे होंगे इसको, उनको पता लग रहा होगा कि कैसे लोग हैं। हमारा बेटा शहीद हुआ है, उनकी रक्षा करते हुए जब वो ड्यूटी करते हैं तो हम लोग चैन से सोते हैं। और आज जो जेएनयू में कुछ यहाँ पे एक तबका है 2-3% लोगों का, जो हमेशा से एक यहाँ पे आयोजन करता है। जब दंतेवाड़ा में जो 2010 में 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन किया गया था। और उस टाइम पे हम यहाँ पे स्टूडेंट थे, तो हमको पता है कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो शर्मनाक घटनाओं को अंजाम देते हैं और मिठाइयाँ बांट के, खुशियां मना के सेलिब्रेट करते हैं, कल्चर प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा 9 फरवरी की घटना जो होती है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। बिल्कुल, एक एक करके हम आपके पास आएंगे, सुनेंगे, समझना चाहेंगे। देश भी जानना चाहता है, क्योंकि हमारे देशवासियों के टैक्स से, खून पसीने के पैसे से जहां पर सफोले पड़ रहे हैं, उसके बारे में जानना जरूर है। आपके साथ आपका परिवार भी है, हम उनसे भी सुनना चाहेंगे वो इस घटना के बारे में क्या कहना चाहती हैं। रेडिकुलेट करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे इंडियन आर्मी का मोरल को डाउन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे, बुद्धा जी, आपको मेरा सवाल सुनाई दे रहा है? देखा कि जो चलिए, तकनीकी कारणों से शायद हमारा सवाल उधर तक नहीं पहुंच रहा है। जैसे ही संपर्क होगा हम उनसे दोबारा बात करेंगे। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कॉलर के पास भी चलते हैं। आप भी फोन कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार सर जी। बोलिए। हाँ सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कश्मीर से जितने, हेलो, बोलते रहिए। कश्मीर से जितने लोग हमें आते हैं यहाँ जेएनयू में पढ़ने के लिए, उनको हमारी सरकार फ्री में स्कॉलरशिप देके जैसे भी पढ़ाते हैं। और वही वहाँ जाके हमारे जेएनयू में नारा भी लगाते हैं हमारे देश के खिलाफ, और जम्मू कश्मीर में पत्थर भी मारते हैं। तो इनको यहाँ पढ़ाना किस लिए? और यहाँ ऐसा नहीं कि केवल जेएनयू वाले ही करता, कश्मीर से आए हुए ही करते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। सौरभ ज्यादा इस पे नजर डाल पाएंगे। सौरभ, ये तो बिहार से आने वाला कन्हैया भी है, जिसके नचैया कौन कौन है हम जानते हैं, और उधर केरल से आने वाला और देश के किसी भी कोने से आने वाले सारे तथाकथित कॉमरेड एक जगह आकर ये सारा विश्वोपन करते हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो बात नहीं है कि ये लोग जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, या फिर चाहे वो कश्मीर से आ रहे हों, चाहे बिहार से आ रहे हों, या केरला से या पश्चिम बंगाल से, इनके रूट में हमें जाना पड़ेगा। इनका रूट है यहाँ, वहाँ का वामपंथ प्रोफेसर। इनकी आइडेंटिटी राज्य नहीं है, इनकी आइडेंटिटी विचारधारा है। और इस विचारधारा में इस तरीके से ये लोग पनप गए हैं कि अब ये इंडियन सिस्टम अपने देश के लिए कभी भी बात नहीं करते। जब ये फंसते हैं तब इनको याद आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तब बाबा साहब याद आते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कभी बाबा साहब के नाम पे वहाँ पे एक लाइब्रेरी का नाम रखा गया है, जिसमें यही वामपंथी वहाँ पे जाके पूरा हुड़दंगई किए हैं और उसके विरोध में वहाँ पे जाके प्रदर्शन किए हैं। ये इनका असली चेहरा है। दूसरी तरफ चाहे केरला हम देखें, या फिर जिस तरीके से कश्मीर में पत्थरबाजी की
की जा रही है, वो ये सारा मुद्दा जेएनयू में लाना चाहते हैं और इस जेएनयू में लाके एक बार फिर जेएनयू को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं, वहाँ पे राष्ट्रीय विचारधारा के काफी सारे छात्र हैं। सर ने सही बोला डॉक्टर बुद्धा सिंह ने कि वहाँ पे 3 से 4% लोग ही हैं जो क्या कहते हैं पूरे देश को खराब कर रहे हैं, पूरे हमारे जेएनयू को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन 90% से ज्यादा छात्र हैं जो हमारे देश है, उसका अनुपात नहीं देखा जाता, उसका नॉट 0.1% भी अगर है तो भी उसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े गति से बढ़कर पूरे शरीर को खत्म करता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल जाए। आजादी भारत से सुन ले, आजादी मोदी तू सुन ले, आजादी नौकरियां सुन ले, आजादी अफजल मारोगे, हर घर में अफजल रहता है। आजादी भारत से सुन ले, आजादी मोदी तू सुन ले, आजादी नौकरियां सुन ले, आजादी अफजल मारोगे, हर घर में अफजल रहता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं आप, और बिंदास पे हम बात कर रहे मुद्दा लेकर आए हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली कैंपस। अब तक यहाँ पर देश विरोधी नारे तो लगते ही थे, लेकिन अब देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने वाले हुतात्मा सैनिकों के लिए नमन करना भी यहाँ पर बैन कर दिया गया है, और ऐसा दहशत का माहौल बनाया गया है कि यह करने में इनिशिएटिव लेने वाले जो प्रोफेसर है उनके गाड़ी का शीशा तोड़कर एक तरीके से उनको धमकी दी गई है। उनका परिवार के साथ वो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ उनकी पत्नी डॉक्टर आदित्य सिन्हा जी भी है। डॉक्टर आदित्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जी, बोलिए, आप कैसा देखती इस घटना को? ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। हमसे ये पूछा गया था कई बार कि आर यू स्केयर्ड, सो आई वुड लाइक टू से दैट वी आर नॉट एट ऑल स्केयर्ड और थ्रेटन्ड, लाइक इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट। और हम बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं कि इवन आफ्टर लाइक सच अ पीसफुल कंडोलेंस मीट इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अस। इस इवेंट के स्टोन पेलर्स कम टू आवर डोरस्टेप, इट्स रियली वेरी शॉकिंग एंड इट्स रियली कंडेमेबल। बिल्कुल, इसकी तो निंदा होनी चाहिए, जितनी निंदा हो उतनी कम है, क्योंकि जहां देश के शहीदों को नमन करने के लिए बैन है, उस जगह को हिंदुस्तान के हिस्से में असुरक्षित मानना ही पड़ेगा और उस असुरक्षा के भाव को हटाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि आप डरे हुए नहीं हैं, क्योंकि आप तो वीरंगना की तरह अपने पति के साथ खड़ी है, लेकिन फिर भी आप इस पूरे घटना पर कैसा अपना नजरिया रखती है? मैं इस घटना से ये जरूर बोलना चाहूंगी कि जेएनयू में ऐसे लोग हैं, देयर आर लाइक सम एंटी नेशनलिस्ट एलिमेंट्स ओवर हियर, जो कि ऐसे देश मीट स्टोन पेल्टर्स को भेज देते हैं लोगों के। ये नहीं करना चाहिए, जेएनयू को शट डाउन करना चाहिए या फिर जेएनयू के लोगों को शट डाउन करो। इस तरह के जो ट्वीट्स आ रहे हैं ये सही नहीं है। चलिए, हम शायद कोई तकनीकी कारणों से हम प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि डॉक्टर बुद्धा की बात को, डॉक्टर आदित्य की बात को हिंदुस्तान सुने, समझे, और वहाँ पर क्या घटना है, क्या हुआ है, कैसे विरोध होता है, ये भी समझे। डॉक्टर, हम टीपीएस त्यागी जी के पास चलते हैं। त्यागी जी, आप लोग अपने सर्वस्व को त्याग कर माँ भारती के लिए बलिदान देने के लिए जब जाते हैं, ऐसी घटनाएं होती है, आप लोग तो खुशनसीब है वापस आ गए, लेकिन जो लोग वहाँ पर हुतात्मा होते हैं उनके लिए जब ऐसे जगह पर देश के किसी महत्वपूर्ण हिस्से में, और वो भी देश की राजधानी में होता है, तो कैसे महसूस होता है? सर, आपने कहा कि इसकी बहुत निंदा होनी चाहिए, बस मेरा ये कहना है कि बहुत हो गया। क्या जब दोबारा शहीद होंगे सीआरपीएफ के जवान, तब फिर हम दोबारा टीवी चैनल पे आके ये कहेंगे कि इसकी निंदा होनी चाहिए? बिल्कुल, शायद यही शब्दों का उपाय नहीं है। शायद यही कारण है कि इसी जेएनयू यूनिवर्सिटी को, मैं नहीं कह रहा हूँ, आज से पहले लोगों ने कहा है कि ये घातक राजनीति का अड्डा है, ये दरारों का षड्यंत्र है, ये देशद्रोह का केंद्र है।
मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट से ज़्यादा प्रोफेसर्स हैं, और वो अगर लेफ्टिस्ट हैं तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, लेफ्टिस्ट की विचारधारा से भी आपत्ति नहीं, मगर आपत्ति, भयंकर आक्रोश इस बात का है कि वो देश विरोधी नारे लगाएं। और अब तो हद हो गई कि अब वो अगर कोई देश के शहीदों को नमन कर रहा है तो उसकी भी खिलाफत कर रहे हैं। अब इनके खिलाफ एक्शन का समय है, एक्शन लिया जाना चाहिए। एक नहीं, 85 ऐसे उदाहरण हैं जब जेएनयू के लोगों ने ये काम किए। मैं बताता हूँ, 2014 के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, जेएनयू के प्रोफेसर और जेएनयू के स्टूडेंट गए वाराणसी में विरोध करने के लिए, वहाँ कन्वेंसिंग करने के लिए। मुझे ये बताइए कि इनके अध्ययन में और इनके रिसर्च के किस पाठ्यक्रम में ये लिखा हुआ है कि ये किसी एक इलेक्शन में, चुनाव के अगेंस्ट वहाँ पे प्रचार करने जाएंगे? जब कहा जाता है कि हाँ जेएनयू के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए जाएं, क्यों विरोध किया जाता है? अगर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए जाएंगे तो फिर वो रात के अंधेरे में ऐसे नारे दीवारों के ऊपर कैसे चिपकाएंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस किस्म का कहने वाला व्यक्ति अगर आज भी फ्री घूम रहा है तो जो वर्तमान सरकार है उसके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। आवश्यकता अब, क्योंकि देश एक ऐसे सेंसिटिव पोजीशन के ऊपर है कि अब अगर इसको नहीं रोका गया तो ये स्थिति इतनी खराब हो सकती है जिसे यूं कहते हैं कि पलक झपकने का भी टाइम नहीं है। अदरवाइज इवेंट्स में ब्लाइंड अस, तो वी शुड टेक एक्शन एंड दिस इज द टाइम ऑफ टेकिंग एक्शन। बिल्कुल, हम जरा कारणों में नजर डालते हैं। देखिए कारण आपकी स्क्रीन पे, आपके जेएनयू के कुछ छात्र भारत की जनता के पैसे से पढ़ने के बावजूद भारत के खिलाफ जहर उगलते। जेएनयू में छात्रों को जनता के पैसे से स्कॉलरशिप दी जाती है। ये छात्र जेएनयू में रहकर भारत के खिलाफ ही साजिश रचते हैं। जेएनयू में राष्ट्रवादी विचारधारा को जगह नहीं। जेएनयू को कहा जाता है यहाँ बहस होती है हर मुद्दे पर, लेकिन कभी इन लोगों ने वामपंथ और अलगाववादी विचारधारा के अलावा कैंपस में दूसरी विचारधाराओं को जगह ही नहीं दी। इससे दूसरी विचारधारा के लोग आगे आने लगे। जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों पर भी हमला होता। जवाहरलाल नेहरू ने कभी आतंकियों का समर्थन नहीं किया, कभी देश की सेना को गाली नहीं दी, कभी जवाहरलाल नेहरू ने शहीदों का अपमान नहीं किया। लेकिन नेहरू के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी में ये सब हो रहा है। जेएनयू में आतंकियों और नक्सलियों के समर्थक। जेएनयू में कई नक्सली पकड़े गए हैं। कुछ नक्सली प्रोफेसर भी जेएनयू में पकड़े गए। अब तो जेएनयू में खुलेआम भारत के टुकड़े करने के नारे लगाए जाते हैं। भारत की सहनशीलता का फायदा उठाते जेएनयू के देश विरोधी। भारत एक सहिष्णु और सहनशील राष्ट्र रहा है, लेकिन कुछ लोग भारत की इसी सहनशीलता का फायदा उठाकर देश के खिलाफ साजिश रचते रहे हैं, आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देते रहे हैं। आखिर जेएनयू देशद्रोह का अड्डा क्यों बन रहा है? क्यों यहाँ पर देशद्रोही फैल फूल रहे हैं? क्या कारण है कि यहाँ पर शहीदों को नमन भी बैन है? देखिए, आखिर हम क्यों कह रहे हैं ये देशद्रोह है? ध्यान से सुनिए और पूछिए इन्हें, देशद्रोही नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए? कितने अफजल मारोगे? कितने अफजल मारोगे? देशद्रोही सोच का पहला सबूत, देश की संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु का समर्थन। हर घर में अफजल पैदा करने की ख्वाहिश, हर घर में देश के दुश्मन को पैदा होने की दुआ करने वाले इन लोगों को क्या कहेंगे आप? कितने अफजल मारोगे? कितने अफजल मारोगे? देशद्रोही सोच का दूसरा सबूत, जेएनयू में हुए आयोजन के लिए अफजल की फांसी के लिए जुडिशियल किलिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया। देशद्रोही होने का तीसरा सबूत, भारत के अभिन्न अंग कश्मीर के खिलाफ नारेबाजी की गई। हमारा आजादी, रात को आजादी, सड़क पे आजादी, लाल मांगे आजादी, पुरुष भी मांगे आजादी।
यानी भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश। देशद्रोह का चौथा सबूत जो सबसे सनसनीखेज है। ये सुनकर हर देशवासी का खून खौल सकता है। ये सीधे सीधे भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान है। अब देशद्रोह का पांचवा सबूत, भारत विरोधी नारे लगाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना देशद्रोह का छठा सबूत है। अफजल को शहीद का दर्जा दिया गया। प्रेस क्लब में भारत विरोधी नारे तो लगे ही, साथ ही आतंकी मकबूल भट्ट और अफजल को शहीद लिखा गया। जिस आतंकी को देश की सबसे बड़ी अदालत ने फांसी की सजा दी, उस आतंकी को शहीद कहने वालों को क्या कहेंगे आप? हम दोबारा डॉक्टर बुद्धा और डॉक्टर आदित्य के पास चलते हैं। आदित्य जी, आप बोल रही थी, तब तकनीकी कारणों से हम सुन नहीं पा रहे थे, आप दोबारा बताइए। जी, मेरा ये कहना है कि आपका जो दूसरा प्रश्न था उस पे मेरा ये कहना है कि जेएनयू में ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, obviously there are some anti-nationalism elements that are existing within the campus, लेकिन for these handful people पूरे जेएनयू को ये कहना कि shut down JNU, shoot the people within JNU is very illegal. So these type of comments should not come into media. पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इस इवेंट के थ्रू हम बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हैं, and I personally I want to challenge all these stone pelters to whichever group they belong, Naxal group, communist group, or whichever group they belong. Please come and tell us that how you justify stone pelting as an act of your ideology. How it justifies your ideology, stone pelting. We don't understand. Please come and justify. बिल्कुल, आप चैलेंज कर रही है ऐसे देशद्रोहियों को, सामने आके दिखाओ, अपना बात करो। क्या आपने ऐसा तब नहीं किया था जब 76 जवान मारने के बाद खुशी मनाई गई थी जेएनयू में? क्या आपने तब नहीं किया था इस किस्म का विरोध, खाली ये कि हम विरोध करते हैं, जब इस तरह के नारे लगाए गए थे? अब अगर इसके खिलाफ एक्शन ना लें तो क्या करें? और फिर चूंकि जेएनयू में एक बार नहीं बार बार ये बात होती रही है, तो ये कैसे ना कहें कि ये ब्रीडिंग ग्राउंड जेएनयू है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को जब नक्सलियों का साथ देने के लिए अदालत ने सजा दी, तब कौन लोग गए थे उसके समर्थन में? कौन उठे थे? क्या वो जेएनयू के लोग नहीं थे? और अगर जेएनयू एक ही काम को पिछले 1969 से, जब ये 1000 एकड़ की जमीन जेएनयू को दी गई थी, तब से लेके आज तक कर रहे हैं, तो इसमें जेएनयू का नाम कैसे नहीं आएगा? मैडम, मुझे ये बताइए। नहीं देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। जेएनयू इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इसे प्रेसिडेंट का अवार्ड भी मिला हुआ है 2017 में, which justifies that this is one of the biggest international platform. तो हम ये मानते हैं, लेकिन एक सेकंड आप सुन लीजिए। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे कंडोलेंस मीट ऑर्गेनाइज करने वाले भी जेएनयू के टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, प्रोफेसर्स हैं, और 9 फरवरी जैसे इंसिडेंट्स को हाईलाइट करने वाले जेएनयू के स्टूडेंट्स ही हैं। तो अगर एक तरफ नक्सल्स हैं, कम्युनिस्ट हैं, तो हमारे जैसे आइडियोलॉजिकल लोग भी हैं जो इस चीज को हम कर रहे हैं। इस सिस्टम के अंदर से हम कर रहे हैं पूरी कोशिश अपनी, और करते रहेंगे। एंड ऑब्वियसली द जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन इज टू एक्ट। आपको और डॉक्टर बुद्धा को का हम सम्मान करते हैं, लेकिन क्या हम अगले 50 वर्ष तक इन कोशिशों का रिजल्ट देखने के लिए वेट करते रहें? मेरे हिसाब से नहीं सर, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताइए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एक तो मुझे रिसर्च बताइए जो जेएनयू में हुई हो। क्या हुआ जब उनसे पूछते हैं, साहब हमने इतने आईएएस दिए हैं, और ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, इसके अलावा क्या रिसर्च है, इसके अलावा क्या अचीवमेंट है जेएनयू का? और अगर वो आईएएस दिए तो वो आईएएस ही तो हैं जिनकी वजह से आज देश का विकास आपके सामने है। नहीं, वो तो ठीक है, आईएएस वहां से गए, लेकिन जेएनयू में काफी ऐसे लोग भी हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं। नेचर जैसे जर्नल्स में जेएनयू के ही छात्रों के और जेएनयू जैसे प्रोफेसर के वहां पे जर्नल्स आ रहे हैं। लेकिन जो बात है यहाँ पे वामपंथ, जो अभी मुद्दा है कि स्टोन क्यों फेंके जा रहे हैं, हम वहां पे जवानों के समर्पण में श्रद्धांजलि करने के बाद वहां विरोध क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन
रीजन ये है कि जो वामपंथ के जो प्रोफेसर हैं, जब वो बस्तर या फिर सुकमा जैसे स्थानों पर जाते हैं फील्ड वर्क के नाम पे, तो वहां पे जाके गांव वालों को भड़काते हैं, नक्सलियों का साथ देते हैं, आतंकवादियों के साथ डॉक्टर आदित्य जी का कहना यह है कि अगर शरीर में कहीं पर वायरस आ जाए तो हम पूरे शरीर को छोड़ नहीं देते, हम कहते हैं उतने हिस्से को रिपेयर करो। तो जेएनयू बंद करने के बजाय उसके अंदर जो वायरस है उनको ठीक किया जाए, ऐसा आदित्य जी आप कहना चाहती है? करेक्ट, मैं भी यही कह रहा हूँ कि उस हिस्से को कटवाने हम उनको सुनते हैं, हम जरा उनको सुनते हैं। यस आदित्य जी। जी बिल्कुल, मैं यहाँ कहना चाहूंगी ये सिर्फ जेएनयू की बात नहीं है, और इस प्रॉब्लम को डील करने का एक ही रास्ता है, वो है इंटेलेक्चुअलिज्म। जब हम सिस्टम के अंदर घुस के हम वॉर करते हैं तो वो इंटेलेक्चुअलिज्म के थ्रू ही कर सकते हैं, आइडियोलॉजी के ऊपर। और ये सिर्फ इंडिया की, ये सिर्फ हमारी जेएनयू की बात नहीं है, पूरी इंडिया की बात है। आपके गाड़ी पे पत्थर मारना, शीशा तोड़ना, ये कहाँ की आइडियोलॉजी है? ये तो फिर आपको भी इसका जवाब देना होगा ना। जी, लेकिन ये पूरे इंडिया में ये चीज है कि हमारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअलिज्म की बहुत ज्यादा कमी है। तो ये हमारे जैसे लोगों का काम है कि हम आगे बढ़ के इस चीज को सिर्फ डिपेंड ही ना करें, जस्टिफाई करें, और जस्टिफाई भी नहीं, मैं कहती हूँ कि मोटिवेट करें यंग माइंड्स को कि इस तरह की जो ब्रीडिंग एक्टिविटीज हो रही है हमेशा यंग माइंड्स के ऊपर होती है। बिल्कुल, डॉक्टर बुद्धा के पास मैं चलता हूँ। डॉक्टर बुद्धा जी, अब आप वैचारिक लड़ाई के आगे जाके पत्थरों से आपके साथ बातचीत हो रही है, और भी लोग, हमें विश्वास है कि हमारे इस प्रोसेस में आएंगे और आ रहे हैं, आ चुके भी हैं काफी लोग। डॉक्टर बुद्धा, अब तो बात वैचारिक कहाँ रही, अब तो इंटेलेक्चुअल लड़ाई के आगे जाके आपके गाड़ी पे पत्थर मारा है तो आपको सीधे सीधे लड़ाई है। ये यहाँ पे कुछ एंटी नेशनल जो एलिमेंट है, ऐसा नहीं कि जेएनयू के अंदर सभी, इसमें सिर्फ कुछ ही लोग हैं। और उसमें जल्दी से जल्दी, अभी पहले जो 2010 में जिस हिसाब से इन्होंने सेलिब्रेशन किया था, 2010 में जिस हिसाब से इन्होंने सेलिब्रेशन किया था जब 76 जवान मारे गए थे दंतेवाड़ा में, 9 फरवरी की घटना को अंजाम दिया, अब इनका एक डर पैदा हो गया इनके अंदर, धीरे धीरे इनके अंदर एक डर पैदा हो गया है। अब उसको ये खुले तौर पर नहीं मना सकते और स्पेस में नहीं कर सकते हैं। एक काफी बदलाव एक आया है और देश के जो लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि जैसे जिस हिसाब से पहले मीडिया में नहीं आता था, तो खुले में ये लोग जो है शहीदों की शहादत को सेलिब्रेट करते थे, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं और इनके अंदर एक भय पैदा हुआ है। उस भय के ही कारण हम पे हमला किया गया है, क्योंकि पहली बार यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। तो ये आप उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र है और हम आपके साथ हैं। आप वैचारिक लड़ाई लड़ते रहिए, अगर पत्थरबाजों को उनकी भाषा में जवाब देना पड़ा तो हम आपके साथ हैं, वो जवाब हम देंगे। आप वैचारिक लड़ाई जारी रखिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, देशभक्ति के गीत के साथ ये ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आएंगे। बिंदास बोल जारी रहे। आजादी भारत से सुन ले, आजादी मोदी तू सुन ले, आजादी नौकरियां सुन ले, आजादी अफजल मारोगे, हर घर में अफजल रहता है। आजादी भारत से सुन ले, आजादी मोदी तू सुन ले, आजादी नौकरियां सुन ले, आजादी अफजल मारोगे, हर घर में अफजल रहता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं आप, और हम हमेशा ही पूरा चैनल, हमारा सुदर्शन परिवार, जिसको हम दर्शकों के साथ कहते हैं कि हमेशा इस देश के लिए बलिदान देने वालों के चरणों में नमन करते हैं। क्या भावनाएं होती है लोगों के मन में जो सीमा पर या देश की रक्षा के लिए देश के अंदर अपनी प्राणों की आहुति देते हैं। एक बच्चा जाता है तो दूसरा भी तैयार है। कई घटनाएं आपने सुनी होगी, लेकिन इस वक्त मैं आपको एक फिल्मी शॉट दिखाना चाहता हूं जो किसी दर्शक ने हमको भेजा है। एक दिन हमारे कैंप में अशरफ नाम का एक बंदा था, अपने शोलापुर का ही था। अचानक साला लापता हो गया बेचारा। 7 दिन ढूंढने के बाद भी कहीं नहीं मिला। 8वें दिन पे मिला, दुश्मन के कैंप में फंसा हुआ था। दुश्मनों ने उसको 7 दिन टॉर्चर किया। उस बेचारे की दोनों आंखें नोच ली, फिर बियर बॉटल को लेके उसके पिछवाड़े में डाल दिया। चलिए, तकनीकी कारणों से हम ये पूरा नहीं दिखा पा रहे, हमको भेजने वाले ने पूरी लिंक नहीं भेजी थी। हम इसको सोशल मीडिया पर आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ 3 और 4 अतिथि है,
डॉक्टर बुद्धा है, उनकी पत्नी आदित्य जी है, हमारे साथ टीपीएस त्यागी जी है और हमारे साथ एबीवीपी से सौरभ शर्मा जी है। तमाम कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं और वो भी अपनी बात को कहना चाहते हैं। सौरभ के पास चलते। सौरभ, अभी हम उपाय के दिशा पर जाने के पहले 2-3 मिनट जरा परिणाम पे विचार करेंगे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या परिणाम होगा। जेएनयू देशद्रोह का अड्डा बन जाएगा। जेएनयू में लगातार भारत विरोधी गतिविधियां होते रही हैं। ऐसे में जेएनयू में अब आतंकी भी पकड़े जा रहे हैं। इससे लग रहा है जेएनयू देशद्रोह का अड्डा बनने लगा है। जेएनयू में भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती रहेंगी। खुलेआम भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा की जाती है। जेएनयू के कुछ चर्चाओं में भारत के टुकड़े करने के नारे लगाए जाते हैं। वहीं भारत के संविधान पर सवाल उठाए जाते हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती रहेंगी। हिंदू धर्म से जुड़े ग्रंथों और देवी देवताओं का अपमान कोई नई बात नहीं है। जेएनयू के कुछ छात्रों के द्वारा खुलेआम देवी देवताओं के पोस्टर लगाकर उन पर भद्दे कमेंट किए जाते हैं। जेएनयू में दूसरी विचारधाराओं को जगह नहीं मिलेगी। जैसे ही जेएनयू में शहीदों के सम्मान में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है तो वहाँ देश विरोधी विचारधारा की लड़ाई के नाम पर प्रोग्राम में हंगामा करते हैं। ऐसे में दूसरी विचारधारा के लोग वहाँ अपने विचार नहीं रख पाते। इससे जेएनयू में वामपंथियों की तानाशाही ही सामने आती है। जेएनयू में शहीदों के सम्मान के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। जेएनयू में शहीदों को सम्मान देने की बजाय कुछ लोग गालियां देते हैं। वहीं कुछ लोग शहीदों के सम्मान में श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन श्रद्धांजलि देने वालों के घर पर पत्थर फेंके जाते हैं। सौरभ, क्या परिणाम इसमें आप जोड़ना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये जो परिणाम दिखाया गया ये होगा नहीं, क्योंकि ये तो हम होने नहीं देंगे। हाँ, ये होगा नहीं। ये डर है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ता है वहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर बुद्धा सिंह जैसे वहाँ पे प्रोफेसर मौजूद है, उनकी वाइफ मौजूद है वीरांगना जैसी है। उसके साथ साथ वहाँ के तमाम ऐसे हजारों छात्र हैं जो कि राष्ट्रवादी विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं और वो आगे देश को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब हमें थोड़ा सा इस पर गहराई से जाना चाहिए कि जब कोई मोमबत्ती बुझती है तो फड़फड़ाती है। अब वो उनका समय आ गया फड़फड़ाने का और वो फड़फड़ा रहे हैं। मेरा पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जो इनका संबंध है, चाहे वो नक्सली से हो चाहे आतंकवादियों से हो, उसका भी पर्दाफाश होगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं तमाम जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसको और उनके साथ साथ जो हमारे गृह मंत्रालय है उनको भी हमें सोचना चाहिए। हम परिणामों पर चर्चा कर रहे हैं। त्यागी जी, अगर वो फड़फड़ा रहे होते तो मैं ये पूछता हूँ कि पहले तो वो सिर्फ विरोध करते थे, उसके बाद उन्होंने नारे लगाने शुरू किए और अब उन्होंने पत्थर मारने शुरू करे। अब हम इसको उसका एंड कहें या उसकी जवानी कहें, हमको तो ऐसा लगता है कि और बढ़ रहे हैं। और अगर ये घटना झुमरी तलैया में हुई होती तो हमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये घटना हिंदुस्तान के राजधानी में हो रही है, जेएनयू में हो रही है, लिहाजा इसके परिणाम का असर पूरे देश में फैलता है। मैं तो ये समझता हूँ कि इसका परिणाम घातक और भी ज़्यादा इसलिए होगा कि एक तरफ कश्मीर में, एक तरफ नॉर्थ ईस्ट में, एक तरफ सुखना में, एक तरफ बस्तर में, यानी कि एक इस किस्म की पिक्चर बनती जा रही है कि इस देश में सब जगह अशांति है। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन वो जो पिक्चर बन रही है यही वो कर सकते, इतना ही कर सकते, लेकिन ये भी घातक है। डॉक्टर बुद्धा के पास चलते। डॉक्टर बुद्धा, बताना चाहूंगा पिछले 40 साल से वहाँ पे वामपंथी प्रोफेसर हैं। तो हम लोग जो वहाँ पे अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, नो डाउट कि बहुत पुराना जड़ है और जब कोई रोग पुराना होता है उसको ठीक करने में टाइम लगता है। तो आज तक मेरे हिसाब से 1-2 साल से पहले जेएनयू कोई नहीं जानता था। इसी सब क्योंकि हमारे वहाँ पे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग रोग उभर कर आया है, लेकिन अब उसको दबाना होगा। डॉक्टर बुद्धा के पास चलते। डॉक्टर बुद्धा, आप क्या परिणाम देखते हैं ऐसे घटनाओं का? मैं इस घटना को, ये पहली बार जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और इस सभा में जो उमड़ी भारी संख्या में भीड़ है, तो उससे लोग हतोत्साहित हो गए हैं। जो एक तबका है यहाँ पे, तो उन्होंने एक जानबूझ के सोची समझी रणनीति है, डराने की कोशिश की गई है। और ये एक कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ कंडोलेंस मीट थी। जो अपने जो शहीद हैं देश के, जो हमारी रक्षा के लिए, हमारे पूरे देश के लिए जो बलिदान हुए हैं, उनको सम्मान। बिल्कुल, इसके बावजूद इसका विरोध हुआ। अब हम उपाय की तरफ बढ़ते हैं कि क्या उपाय होने चाहिए। देखिए, जेएनयू का नाम बदला जाए, जेएनयू का नाम बदलकर एपीजे अबुल कलाम के नाम पर रखा जाए। इससे कलाम की विचारधारा और उनकी देशभक्ति को बढ़ावा मिलेगा। वहीं जो लोग देश विरोध में नारे लगाते हैं उन्हें कुछ सीख मिलेगी।
जेएनयू के देश विरोधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग शहीदों का सम्मान करने पर पत्थर बरसाते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग आने वाले समय में और भी ऐसे कारनामे करते रहेंगे। जेएनयू में हर रोज सेना के रिटायर्ड लोगों के भाषण होने चाहिए। जब सेना के लोग जेएनयू के छात्रों को बताएंगे कि क्यों सेना के लिए देश सर्वोपरि है, क्यों एक सैनिक हंसते हंसते अपनी जान दे देता है देश के लिए, क्यों एक सैनिक को अपनी जान से ज्यादा भारत माता की इज्जत प्यारी है, तब इन लोगों में कुछ जागरूकता आएगी। भारत की शान, सेना और भारत के दूसरे गौरव के चिन्हों को जेएनयू में स्थापित किया जाए। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और देश के शहीदों की तस्वीरें जेएनयू में लगाई जाए। भारत का गौरव, उसकी सांस्कृतिक विरासत के दर्शन कराए जाएं जेएनयू में। चारों अतिथियों से 10-10 सेकंड में प्रतिक्रिया लेते हैं जो उपाय के दिशा में हो। सौरभ, आपसे शुरुआत। पहला उपाय है कि जेएनयू में जो सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया, जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। दूसरा यह है कि जो जेएनयू के प्रोफेसर फील्ड वर्क पे जाते हैं नक्सली एरिया में, या फिर जो इंडिया से बाहर जाते हैं, इन पे कड़ी नजर रखा जाए। और जेएनयू में जो प्रोफेसर रिक्रूटमेंट होते हैं, उनका पूरा प्रोफाइल चेक किया जाए, इनको आगे एक्सटेंशन न दिया जाए। तभी हम क्या कहते हैं, आने वाले दिनों में जेएनयू सही कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ पे अपनी विचारधारा है, चाहे सबकी विचारधारा को हम एक प्लेटफॉर्म देके एक नई चर्चा स्टार्ट करें। मेरे हिसाब से इससे हम आगे बढ़ेंगे तो जेएनयू अच्छा होगा। बिल्कुल। डॉक्टर आदित्य जी, आप क्या उपाय सजेस्ट करेगी? मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी दी स्टोन पेल्टर्स आर स्केयर्ड, दैट्स व्हाई दे आर पेल्टिंग स्टोन्स एक्चुअली। तो उनका मॉरल तो ऑलरेडी डाउन हो ही चुका है, ये उन्होंने एक सबूत दे दिया है। तो हम ऑलरेडी जिस पोजीशन में हैं, वो हमारा सबसे स्ट्रेंथन्ड पोजीशन है। जिस तरह से हम यहाँ पे कंडोलेंस मीट्स और इंटेलेक्चुअल मीट और अभी हम ऑर्गेनाइज करेंगे, वो हम करते जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर बुद्धा जी, आप क्या उपाय बताएंगे? And we are on our way to success. डॉक्टर बुद्धा। चलिए, त्यागी जी को कहते हैं। त्यागी जी, एक सैनिक से मैं सुनना चाहूंगा कि क्या उपाय हो सकता है। जी, मैं तो डॉक्टर बुद्धा से और उनकी धर्म पत्नी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका मोराल काफ़ी कुछ कम हो चुका है। उस बचे कुचे मोराल को ख़त्म करने के लिए आप मुझे जेएनयू में बुलाइए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक सैनिक किस तरह से जाता है शहादत के लिए। इस बात को जब सही बात को आपके सामने, युद्ध के मैदान को आपके सामने रखेंगे तो शायद फ़र्क पड़े। और एक मेरा एक उपाय और एक और बात है, नए जो रिक्रूटमेंट हैं, हमें नहीं लगता कि अब आने वाले नए रिक्रूटमेंट में इतनी ज़्यादा गड़बड़ी होगी। लेकिन जो पुराने 25-25, 30 साल से प्रोफेसर वहाँ जमे हुए हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन ले लें। मेरा ये सजेशन है कि क्या उन्हें कंपल्सरीली रिटायर्ड नहीं किया जा सकता जो ऐसी विचारधारा के हैं, क्योंकि इसकी गंगोत्री प्रोफेसर है, स्टूडेंट नहीं। हाँ, और गंगोत्री शब्द थोड़ा गलत है, ये गटर है। ये गंगोत्री नहीं है, ये गटर है। गंगोत्री तो गंगा के पवित्र पानी के लिए कहा जाता है। मैं चारों का आभारी हूँ, आपने समय निकाला इस कार्यक्रम में आए। मित्रों, हिंदुस्तान में आए दिन कुछ जगह पर ये ऐसी, सौरभ ने जैसे कहा कि ये बुझने के पहले फड़फड़ाहट है, लेकिन ये फड़फड़ाहट ज्यादा लंबी नहीं चली, क्योंकि ये फड़फड़ाते हुए भी तो अपने विचार को फैला रहे हैं। इसलिए जितना जल्दी हो इनको खत्म करना चाहिए। ये खत्म इसलिए भी करना है क्योंकि ये केवल वैचारिक आंदोलन अब नहीं रहा, ये केवल बातों से, विचारों से लड़ाई नहीं रही, अब तो पत्थरों से आ गई है। अब तो बंदूकों से मारे जा रहे, और बंदूकें और गोला बारूद शत्रु राष्ट्र से दिए जा रहे हैं। तो ये बात अब वैचारिक नहीं है, अब ये आमने सामने की लड़ाई है। और आमने सामने की लड़ाई में देश के लिए हुतात्मा होने वाले सैनिकों का भी जब नमन नहीं होता है तो एक गीत याद आता है। इस गीत के साथ आपको छोड़ के चलता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को
न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। आजादी भारत से सुन ले, आजादी मोदी तू सुन ले, आजादी नौकरियां सुन